नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिससे सब मिलना पसंद करेंगे। आखिरकार ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सिविल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो देश का एक ऐसा एग्जाम है जिसको काफी कठिन माना जाता है। और हमारे साथ इस एग्जाम को क्रैक करने वाली या सिविल सर्विसेज में अपनी पोजीशन बनाने वाली शुभांगी श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। शुभांगी जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। शुभांगी जी, जब सिविल सर्विसेज की बात आती है तो इस एग्जाम को आपने क्रैक किया एक तरीके से। अब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम पास कर चुकी हैं और सर्विस में आ जाएंगी कुछ दिनों के अंदर। तो किस तरीके की फीलिंग आपको आती है, किस तरीके का आपको एहसास होता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काफी सालों की मेहनत है और बहुत इमोशनल और वैसा भी एफर्ट वाइज भी बहुत इन्वेस्टमेंट जाता है, फैमिली का भी जाता है, आपका खुद का भी जाता है। तो जब रिजल्ट आता है तो सबसे बड़ी खुशी परिवार की खुशी को देख के होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सब। तो शुभांगी जी, जैसे आपने कहा इमोशनल, यानी एक तरीके इमोशनल क्षण होता है, तो किस तरीके के इमोशंस जुड़े हुए हैं आपके इस? क्या आपने सोचा था शुरू में कि हमें सिविल सर्विसेज ही जो है पास करना है या इस एग्जाम को ही जो है क्रैक करना है? स्कूल तक तो नहीं सोचा था मैंने इस बारे में, बट ग्रेजुएशन में आने के बाद मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली जहाँ पर मुझे वॉलंटियर वर्क करने का भी मौका मिला। तब मुझे थोड़ा-सा इंक्लिनेशन हुआ इस चीज़ पर और ग्रेजुएशन के एंड में मैंने फिर सोचना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में, और जितना मैं इसमें इन्वॉल्व होती गई उतना ही ज़्यादा मेरा विल पावर मतलब बढ़ता गया इस चीज़ को लेके कि नहीं, मुझे ये करना ही है। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट में किया है? क्या किया आपने ग्रेजुएशन में? मैंने बीटेक किया है बायोटेक्नोलॉजी में और अच्छा। उसके बाद मैंने एमटेक भी किया है सेम अच्छा, बायोटेक। ये किस जगह से किया आपने? क्या इंस्टीट्यूट था? कौन सा था? बीटेक मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से ही किया है और एमटेक मैंने इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से किया है। उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक आईआईटी दिल्ली में भी काम किया है। पीएचडी मैंने जॉइन करी थी बट फिर मैंने बीच में ब्रेक ले लिया क्योंकि मुझे फुल फोकस से अपना प्रिपेयर ही करना था फाइनली। अच्छा, सिविल सर्विसेज में आपने एक टारगेट लिया कि हमको सिविल सर्विसेज निकालना है, तो इसमें क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है? क्या आप करना चाहते हैं जो आपको लगता है हमारा सपना पूरा होगा? हर एक चीज़ अट्रैक्ट करती है। अगर आप बहुत ही प्रैक्टिकली भी बात करें या फिर आप बहुत इमोशनली भी बात करें, हर एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अ, एक परफेक्ट जॉब है। आप किसी भी फील्ड को चुन के उसमें बदलाव ला सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और कोई भी ऐसी जॉब, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वॉलंटियर वर्क में बहुत इन्वॉल्व थी, तो कोई भी मैं और जॉब करती तो वो हमेशा मेरा पार्ट टाइम रह जाता कि सैटरडे संडे जा रहे हैं, बच्चे पढ़ा लिए 2-4। तो ये एक ऐसी जॉब थी जो मुझे उस चीज़ को फुल टाइम करने की अपॉर्च्युनिटी दे रही थी और किसी जॉब में मुझे ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो मोटिवेशन का काम किया है अंत तक। अच्छा, जब किसी इस तरीके के एग्जाम की बात आती है तो घर वालों का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है, और खास तौर पर हम अपने बेल्ट के यानी अवधि बेल्ट की लड़कियों की बात करें या महिलाओं की बात करें तो ज्यादा फोकस ये नहीं होता है कि नौकरी में जाएं। तो इस तरीके का सपोर्ट आपको किससे किससे मिला, क्या है इस बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। इस सपोर्ट के लिए तो देखिए दोनों तरफ से बात होती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो हमारी फैमिलीज़ ऐसी भी होती हैं कि वो हर हद तक जाके हमें सपोर्ट करती हैं। अगर आपने अपने आप को कभी भी थोड़ा भी साबित किया हो तो ये फैमिली का तो होता ही है कि वो आपको सपोर्ट करने के लिए हर हद तक जाती है। और दूसरी बात ये भी रहती है कि आपको क्लियरली अपने पेरेंट्स से और अपने जो भी आपके अभिभावक हैं उनको कन्वे करना आना चाहिए कि हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, ताकि वो समझ पाएँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ पाएँ। और मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं अ, लाइफ में, जैसे ये एग्ज़ाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, चौथे अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ है। तो वो लोग कभी ये नहीं चाहते थे कि मैं इस एग्ज़ाम के चक्कर में मेरी एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या मेरा कोई बैकअप ही ना हो। तो मैंने हमेशा उनकी बात मानी और मैंने उनके कहने पर ही एमटेक किया, उनके कहने पर ही मैंने रिसर्च में इतना कुछ किया। तो मुझे एक तरह से उसका भी बहुत सपोर्ट था कि मुझे डर नहीं था कि चौथे अटेम्प्ट के बाद मैं सिर्फ़ एक ग्रेजुएट रह जाऊँगी।
आई हैड पर्टिकुलर एक्सपीरियंस कि मुझे एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज हासिल है, तो वो तो बैलेंस बना के ही चलना पड़ता है घर घर पे। अच्छा, मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने लगातार एग्जाम दिया, पता चला मेंस में गए और इंटरव्यू में बाहर हो गए। तो एक दो लोगों को मैं जानता हूं जो चार चार बार ऐसा उनके साथ हुआ है। तो ये एग्जाम जब जैसे हम बात करते हैं तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये रिस्क इन्वॉल्व रहता है। और तो लोगों को क्या, आप जो है छात्रों को क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मैं तो यही सलाह दूंगी कि ऑप्टिमिस्टिक के साथ साथ उनको रियलिस्टिक भी होना चाहिए। वास्तविकता से उनका संबंध होना चाहिए जब भी वो कुछ प्लान करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th में ही सोच लेते हैं कि मुझे यही करना है, और फिर वो अपने मनपसंद ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ना लेके वो सब्जेक्ट ले लेते हैं जिससे वो ऑप्शनल दे पाए। मतलब इतनी लंबी प्लानिंग करके वो बच्चा बैठ जाता है और उसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी नहीं सोचता है कि ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। तो एक बैकअप तो हाँ होना चाहिए हमारे पास। कई बार बच्चे एक्सट्रीम मेजर्स ले लेते हैं। सुसाइड वगैरह के केसेस आपने सुने होंगे कि जब अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं या कुछ ऐसा हो गया तो उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि 99% बच्चे चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, इसमें लक भी एक फैक्टर है कि उनका कभी कभी नहीं हो पाता है। तो अच्छा, अब हम अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो आपने किस तरीके से प्लानिंग की, क्या सब्जेक्ट आपने क्या लिया, क्या क्या तैयारियां शुरू की आपने? मैंने शुरू में तो मेरी प्लानिंग काफी, मतलब प्लानिंग के नाम पे तो कुछ था ही नहीं मेरे पास इनिशियली कुछ अटेम्प्ट्स में। तो मैंने कोचिंग की भी हेल्प नहीं ली थी, तो मुझे कुछ खास पता नहीं था। तो मैंने जो 2018 में प्रिपरेशन की है मैं उसके बारे में ही आपको बताऊंगी। उसमें मैंने पहले तो सिलेबस को देखा बहुत ध्यान से कि रिक्वायरमेंट क्या है इस एग्जाम की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे मैंने, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। उससे एक क्लैरिटी आपको मिलती है कि आप किस डायरेक्शन में पढ़ाई करें। हार्ड वर्क तो मैं हमेशा करती थी पर स्मार्ट वर्क नहीं हो पा रहा था वो, कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट कितना है एग्जाम को लेकर के। तो वो चीज मैंने काफी इस बार क्लैरिफाई करा अपने आप, अपने माइंड में कि ये इम्पोर्टेंट है और ये नहीं है। जो वो नहीं है वाला सेगमेंट हटा, उससे काफी मदद मिलती है, आप इम्पोर्टेंट चीजों पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि तीनों जो लेवल्स हैं एग्जाम के, वो अलग अलग तरह की प्रिपरेशन डिमांड करते हैं। जैसे स्ट्रैटेजी हम प्रीलिम्स में रखते हैं वो मेंस में काम नहीं करती, या फिर वो इंटरव्यू में काम नहीं करती। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत लोगों के, मैं अब यूट्यूब पे अवेलेबल है उनके अपने एक्सपीरियंसेस, तो वो भी देखा करती थी कि किसने क्या गलती की। तो अपनी मैं दूसरों की गलती से भी सीख के फिर मैंने फाइनली प्लान किया थी। अगर शुभांगी जी, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो किस तरीके की तैयारियां आपने की और किस तरीके की तैयारियां करनी चाहिए छात्रों को? देखिए, प्रीलिम्स और मेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि प्रीलिम्स में आपकी विड्थ ऑफ नॉलेज मैटर करती है, क्योंकि उसका सिलेबस जो है वो काफी वेग है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है। मेंस में क्या होता है, आपका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा क्लियर डिफाइंड एकदम आपको अवेलेबल है। तो वहां पे आपकी डेप्थ चेक होती है, आपकी नॉलेज की क्या, आपके एनालिटिकल स्किल्स कितने अच्छे हैं, वो चीज चेक होती है। तो यही चीज को अपने माइंड में रख के आप अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जैसे मैंने प्रीलिम्स में अपने जो वीकर एरियाज से, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जिनको हम साइंस एंड टेक वाले बिल्कुल उनसे डरते हैं, हिस्ट्री वगैरह से, तो उन पे मैंने काफी फोकस किया। फिर मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस किए। और उसके बाद मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में भी सेम चीज है कि क्वेश्चंस तो आपको हमेशा प्रैक्टिस करना ही है, प्रीवियस ईयर्स के देखने हैं क्वेश्चन की ट्रेंड क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और तीनों ही लेवल्स में आपको करंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान देना है। न्यूज़पेपर पढ़ना आपको नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। बच्चे एग्जाम के बाद छोड़ देते हैं, एक एक 2 हफ्ते 10 दिन नहीं पढ़ते, तो वो काफी पाइल अप हो जाता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। प्रैक्टिस करने से हो जाता है। बहुत क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, फ्रीली भी अवेलेबल होते हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग वगैरह। तो प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ किस तरह की गलती कर रहे हैं। और प्रीलिम्स में एक चीज ये भी रहती है कि बच्चे बहुत सारे सोर्सेज हैं तो उसमें भी कंफ्यूज होते हैं। आपकी हर कोचिंग का करंट अफेयर का मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन भी बहुत सोर्सेज हैं। तो वहां पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि रेलेवेंट क्या है और इररेलेवेंट क्या है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे।
तो ये चीज बिल्कुल भी स्किप ना करें। फाउंडेशन तो जरूरी है, ये बेसिक जरूरी है, पर क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि यूजलेस क्या है और यूजफुल क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब करंट अफेयर्स के लिए लगातार आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, समाचार देखने हैं, ये सारी चीजें आपको कंटिन्यूअस रखनी है, ये इतने कह रहे अच्छे है हमारे पास जो फ्रीली अवेलेबल है। जैसे हम पीआईबी की बात करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आते हैं, खुद के पब्लिकेशन देते हैं, वो डेली जो भी नया कुछ होता है देश में वो बता देते हैं बिल्कुल। उसमें कुछ ये होता ही नहीं कि ये फैक्ट सही नहीं होगा, ये परसेंटेज गलत लिख देंगे। तो बहुत ही ऑथेंटिक और वैसा सोर्स है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो मैंने हमेशा पीआईबी को फॉलो किया। फिर अगर हम मेंस की बात करते हैं तो राज्यसभा टीवी के डिबेट्स आते हैं बहुत अच्छे। तो जो भी करंट में रेलेवेंट टॉपिक होते हैं, उसमें आपको पता भी चलता है जो लोग सिस्टम में ऑलरेडी हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, वो किस तरीके से प्रॉब्लम्स का आंसर करते हैं। तो मेंस में मुझे सब कुछ मतलब फ्री फ्री चीजें मैंने बहुत यूज करी हैं। पीआईबी फ्री है, आरएसटीवी फ्री है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए किसी को भी एक्सेस करने में चीजों। मतलब आपको अपनी नजर ओपन रखनी है, साथ ही साथ दिमाग भी ओपन रखना है, ये कह जी सकते हैं। अच्छा जी। शिवांगी जी, एक और चीज है, जैसे मेंस की जब हम बात करते हैं तो मेंस में किस तरीके का फोकस रखना पड़ता है? जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको अगर हम देखें तो कितने घंटे की आपने पढ़ाई की? देखिए, कितने घंटे वो मैटर नहीं करता, आपको कितनी जरूरत है, आपकी क्या कैपेबिलिटी है वो मैटर करता है। अगर मैं अपने ऑप्शनल की बात करूँ तो मेरा सब्जेक्ट तो नहीं था अवेलेबल, तो मैं एग्रीकल्चर लिया। तो मुझे वो मटेरियल भी उसका बहुत, ये बहुत रेयर सुना होगा आपने किसी का एग्रीकल्चर ऑप्शनल है। लोग जल्दी पबैड ले लेते हैं, सोशियोलॉजी ले लेते हैं, तो उनका मटेरियल बहुत फ्रीली अवेलेबल है। तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी इस चीज में कि इसका ना मटेरियल अवेलेबल है ना कोचिंग है कोई बहुत अच्छी चीज की। तो जो जिसकी जिसकी जैसे लिमिटेशंस है उनको उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है। बट ये है कि आपको रोज करनी पड़ेगी मेहनत, आप कभी भी छुट्टी नहीं ले सकते। अगर आपने एक भी दिन करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा या आपने कोई मेहनत नहीं की तो कोई और कहीं बैठ के कर रहा होगा। ये मतलब कंपटीशन बहुत। लगातार आप कंपटीशन में हैं, हाँ ये हाँ। आप ध्यान में रखना है। मुझे नहीं कभी भी। अच्छा, जब आपका मेंस में हो गया उसके बाद इंटरव्यू के लिए किस तरीके की तैयारी की आपने, उस पर क्या ध्यान रखना चाहिए? इंटरव्यू के लिए मैंने पहले तो अगेन जो फ्रीली अवेलेबल यूट्यूब पे पुराने इंटरव्यूज के आप अवेलेबल होते हैं वीडियोस, मॉक मॉक जो लोगों ने दिए हैं सक्सेसफुल लोगों ने, वो देख के मैंने ये सोचा कि ये अपना एनालाइज किया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और इसके पहले जो हमारा एग्जाम का प्रोसेस है वो खुद हमसे एक बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म फिल करवाता है, जिसको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहते भी है। तो उसमें हमारे बारे में वो सारी जानकारियां ले लेते हैं। आप कहाँ रहे, कहाँ पढ़े, वो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं, वो सब कुछ पूछते हैं, आपकी एजुकेशन, वर्क, सब कुछ, इवन हॉबीज भी पूछते हैं। तो एक तो बहुत ही फेयर आइडिया होता है आपको कि इन्हें हमारे बारे में पता क्या है, तो ये हमसे प्रोबेबली वही पूछे। तो उस चीज को, अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत थॉरोली प्रिपेयर करना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरा बर्थ प्लेस वाराणसी है। तो मुझे वाराणसी के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ गया। वाराणसी की ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से किंगडम्स से वो बन के अब एक प्री इंडिया का पार्ट है, कौन सी नदियां वहां आती हैं, वाराणसी उसे कहते क्यों है, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसको मिला हुआ है, वगैरह वगैरह जो भी चीजें। तो एक शब्द से भी आप एक बहुत लंबा चौड़ा आपको एनालिसिस करना पड़ जाता है वहां पर। तो उस तरीके से एक इंट्रोस्पेक्शन है, जो हमें अपने बारे में नहीं पता वो हमें इंटरव्यू में खुद के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो प्रोसेस काफी लंबा था, बट बिकॉज वी हैव दैट फॉर्म, तो एक गाइडेंस मिल जाता है कि ये शब्द हैं जो हमने लिखे हैं तो ये हमें पता होने चाहिए। उससे काफी मदद मिलती है। और मैंने मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे कई जगह पर, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस मिला मुझे कि मैं बात कर सकती हूँ, मैं अपना पॉइंट कैसे प्रेजेंट कर सकती हूँ, जो कि फाइनल इंटरव्यू में मेरे काफी काम आया। अच्छा, जैसे इंटरव्यू के लिए जब आप गए तो किन, यानी आपसे क्या पूछा गया उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? किन चीजों को आपने जो है एक अच्छे तरीके से बताया, आपको लगता है कि हमने ये किया इस वजह से हमारा ज्यादा अच्छा रहा, हमारा इसीलिए सिविल सर्विसेज में हो गया, तो क्या हुआ, कहने मतलब जब आप इंटरव्यू के लिए गए? इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा चला, लगभग 45 मिनट का चला, जो कि यूजुअली 30
मिनट के आसपास ही होता है। उन्होंने बहुत सवाल किए मुझसे और कोई भी ऐसा मेरे एप्लीकेशन का पार्ट नहीं था जिससे उन्होंने पूछा नहीं। उन्होंने मेरे वॉलंटियर वर्क के बारे में पूछा, मेरे एजुकेशन की चॉइस के बारे में पूछा, आप सिविल्स क्यों करना चाहते हैं वो पूछा। क्योंकि मैं बायोटेक के बैकग्राउंड से हूँ तो उन्होंने कोरोना पे मुझसे बहुत सवाल किए, बहुत कुछ पूछा। और कभी-कभी कुछ बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन भी करते हैं, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि कोरोना आप बायोटेक से हो, बताओ कि क्या ये फेक है? तो ये क्या मतलब कोई साजिश है कि नहीं है? तो काफ़ी वो आपको जज करने की कोशिश करते हैं। बट एक चीज़ ये याद रखनी चाहिए हमें कि ये इंटरव्यू से ज़्यादा एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है। वो ये देखना चाहते हैं कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो आप में रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि नहीं। वो नॉलेज का टेस्ट नहीं है इतना बड़ा, जितना कि वो आपका प्रेज़ेंट करने का तरीका, अपने वर्ड्स चूज़ करने का तरीका, इंटरैक्ट करने का तरीका वो देखते हैं। तो मेरे साथ तो काफ़ी क्वेश्चनिंग, काफ़ी ग्रिलिंग की गई थी। बट मुझे टाइम मिल गया कोरोना की वज़ह से बहुत तो मैंने पढ़ाई कर ली थी। जो भी शब्द थे मैंने हर शब्द पे पीएचडी कर ली थी। तो उसकी वज़ह से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिल गया वहाँ पर कि मैं जवाब दे पाई। उन्होंने काफ़ी इन डेप्थ पूछा था। अगर मैं कोई एक इंसिडेंट शेयर करूँ तो मैंने हंगर मैनेजमेंट में काफ़ी थोड़ा बहुत अभी रिसेंटली 2-3 सालों में बहुत काम किया है एनजीओज़ के साथ। तो उन्होंने उसके बारे में क्वेश्चन करना शुरू किया और वो बिल्कुल आईसीडीएस, मिड डे मील और सब कुछ पूछते अंत तक आते। उन्होंने मुझसे ये तक पूछ डाला कि एक छोटे बच्चे को कितनी कैलोरीज़ मिलनी चाहिए और कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए, बड़े बच्चों को कितना मिलना चाहिए। उन्होंने हर एक चीज़ पूछी मुझसे एंड आई वाज़ एबल टू आंसर ऑल ऑफ दीज़ क्वेश्चन। तो काफ़ी अच्छा था, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस वाज़ वेरी गुड। मतलब यही है कि जिस चीज के बारे में आप लिखते हो अपने डिटेल फार्म के अंदर, तो उस पर ज्यादा फोकस करिए और हुँ। थारो नॉलेज होनी चाहिए आपको, ये कह सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, तो वो आप प्रूव कर पाएँ इतना आप में वो होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि मैं गाना गाता हूँ, तो आपको कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में। अगर आप कहते हैं कि मैं रीडिंग करता हूँ, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी बुक है, अभी किसको प्राइज़ मिला रिसेंटली इस फील्ड में। तो करंट भी पूछते हैं और स्टैटिक नॉलेज भी पूछते हैं। यहाँ पे भी आपको करंट के क्वेश्चन्स कोरोना वायरस के टाइम पे उन्होंने कोरोना वायरस के जो क्वेश्चन पूछे उसमें उन्होंने मुझसे ये तक पूछ लिया कि जो ये भारत बायोटेक इंटरनेशनल की वैक्सीन बन रही है, ये किस-किस हॉस्पिटल में इसका ट्रायल हो रहा है? तो वो मैंने लकीली पढ़ा हुआ था कि ये एम्स पटना में हो रहा है या मनेसर में हो रहा है। तो बहुत मैटर करता है। एक आर्टिकल न्यूज़ का अगर आप मिस कर जाएँगे तो वहाँ पे आप बता नहीं पाएँगे। शुभांगी जी, एक कुछ आखिरी सवाल है। जैसे अगर हम बात करें, आपकी हॉबी की बात करें, तो क्या हॉबी है आपकी? मेरी हॉबी वही वॉलंटियर वर्क और रीडिंग दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और अभी भी मुझे सबसे ज़्यादा मैं प्रिपरेशन का जो पार्ट मिस कर रही हूँ अभी अपनी लाइफ में कि वो रीडिंग की मेरी बड़ी हैबिट है और कुछ दिनों से मैं बहुत कैजुअली रह रही हूँ और रीड नहीं कर रही चीज़ों को। तो रीडिंग बहुत पसंद है मुझे। आपको रीडिंग पसंद है। अच्छा, सिविल सर्विसेज में आप आ गए हैं। अब इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है? कहना मतलब किस तरीके का काम करेंगे जिससे पब्लिक को जो है फायदा हो? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट हो जाएंगे आप। तो क्या सपना है आपका? आपका विजन क्या है? देखिए एज़ अ पर्सन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 2 चीज़ों का एक्सपीरियंस है मुझे। एक तो एजुकेशन सेक्टर का और दूसरा ये जो वॉलंटियर वर्क है। और जिस चीज़ की हमें नॉलेज या एक्सपीरियंस हो हमें उस पे काम करने में आसानी बहुत होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने हर तरफ से देख लिया मतलब आई हैव बीन ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टेबल। मैं स्टूडेंट रही हूँ, मैं टीचर रही हूँ, मैंने रिसर्च कर ली। तो मैं एजुकेशन सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ अगर मैं वॉलंटियर वर्क की बताऊँ तो एक कांस्टेंट रिमाइंडर है लाइफ में कि बहुत सी चीज़ें हमारे पास जिनके लिए हम ग्रेटफुल नहीं है पर लोगों के पास वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। खाना इससे ज़्यादा बेसिक क्या होगा? तो मैं फूड सिक्योरिटी पे भी काम करना चाहती हूँ। एग्रीकल्चर पे इनफैक्ट काम करना चाहती हूँ। उसको बढ़ावा देने की कोशिश करना चाहती हूँ। शुभांगी जी, आपको ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जो रास्ता हो एकदम साफ हो और देश के लिए आप काफी यूजफुल रहें और यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतरीन काम करें।
तो न्यूज स्टेशन में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ।